हेलो एवरीवन, कैसे बेटा सब लोग? बिल्कुल बिंदास। चले बढ़िया, जबरदस्त होना चाहिए बिल्कुल। तो बेटा आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे जबरदस्त टॉपिक है। और सबसे जबरदस्त इसलिए बोलूंगा क्योंकि होता है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं इनका हुआ होता है कि यार ये क्या खतरनाक चीज है, ये क्या है, वो क्या है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोनाउंस्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक जब भी हम चैप्टर की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो अक्सर बच्चा जो सबसे पहली बात करता है वो करता है किरचॉफ्स लॉ की। अरे किरचॉफ्स लॉ तेरे को पता है क्या? अरे किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, अरे किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। ऐसा होता है। तो बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, इसको हवा बना दिया गया लोगों ने। तो ये हमको इसको उस तरीके से नहीं देखना कि हम इसको सोच ले कि यार ये क्या खतरनाक होगा, इसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो नहीं। सिंपल एक बहुत सीधी सी बात है, एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है। टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, ठीक है। और हम उसको बहुत उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम पढ़ते आए। कोई टेंशन नहीं लेंगे फालतू की, चुपचाप आराम से पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो किरचॉफ्स लॉ हमारे पास टॉपिक है और इस किरचॉफ्स लॉ के अंदर एक्चुअली काम क्या है। बेसिकली ओम्स लॉ जो होता है वो सिंपल सर्किट के लिए काम करता है, ये आपको पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सिंपल सर्किट था, ऐसा एक रेजिस्टेंस रखा है, एक सेल लग रखा है, ठीक है। और मैं यहां पर करंट सप्लाई करता हूं, मान लो 5 एम्पियर की, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस यहां पे जो था वो था 2 ओम। तो आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी या यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी, तो आप उसको बता पाएंगे आराम से। तो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की, एक ऐसा सर्किट जहां समझ ही नहीं आता सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है, फंस गया सर्किट, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हों, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। यानी कि जहां ओम्स लॉ हमको नहीं ले जा पाएगा, उसके आगे जाने के लिए आपका किरचॉफ्स लॉ काम करेगा, ठीक है बेटा। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यार ओम्स लॉ नहीं समझ में आ रहा कि ओम्स लॉ इसमें लग पाएगा, ठीक है। कि सीधे सीधा V इक्वल टू आई आर नहीं लगेगा, कुछ और भी चीजें होंगी। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए हमारे पास किरचॉफ्स लॉ है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज हमको सीखनी है वो सीखना है कि किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली लॉ कौन कौन से होते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉज, टू लॉज इन किरचॉफ्स लॉ। जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, और जो सेकंड लॉ होता है उसको बोलते हैं लूप्स लॉ। तो जंक्शन लॉ और लूप्स लॉ ये दो अलग अलग तरीके के लॉ हैं, दोनों कुछ अलग चीजों के बारे में बताएंगे। और इन दोनों लॉ को समझने के बाद आप सर्किट सॉल्व कर पाएंगे। वहां पर आप कहीं पर आपको करंट निकालनी होती है, कहीं पर ईएमएफ निकालना होता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकाली जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन कैसे होगा रूल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल्स को याद करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो तब आपको ढंग से आप आएगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसकी प्रैक्टिस हम साथ में करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको जरूर करा दूंगा कि आपको इसका जो फियर है, जो डर है, वो निकल जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए खैर शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ में जो सबसे पहला हमको समझना है वो क्या है? किरचॉफ्स लॉ में जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट, उसको बोलते हैं हम किरचॉफ्स करंट लॉ। ये करंट लॉ है, या मैं इसको सिंपल बोलता हूं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। दो लॉ है, उसमें फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब ये फर्स्ट लॉ क्या क्या है? ये हमारे पास करंट लॉ है भी है, इसको हम करंट लॉ बोलते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली करंट के बारे में बात करी जाएगी, करंट लॉ। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जंक्शन लॉ के नाम से, जंक्शन लॉ। अभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं, जंक्शन लॉ लेते हैं, ये है क्या चीज तो समझिए। इससे पहले कि मैं आपको इस लॉ को पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में बताऊं, एक बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या चीज है? मान लीजिए कि एक वायर थी मेरे पास ऐसे, और एक दूसरी वायर थी ऐसे, और दोनों यहां कनेक्टेड है, ठीक है। और एक वायर थी ऐसे, एक वायर थी ऐसे, एक वायर थी ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो पता है ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन्हें क्या बोला जाता है? ये एक ऐसी चीज है जो एक बड़ी बेसिक नॉलेज है, बहुत कम बच्चों को पता होती है इसके बारे में। इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं नोड और जंक्शन में? सोचिए, नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस पता लगा? तो हो सकता है कि आपके मन में बात चलेगी
कि नोड में तो यहाँ एक वायर थी, 2 वायर दिख रही है, और जंक्शन में क्या था, 1 2 3 वायर है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 3 के अलावा चौथी वायर भी लगा दूं ना, फोर्थ भी वायर लगा दूं, तो भी ये जंक्शन है, ठीक है। अच्छा, जंक्शन हमने सुना कहाँ है, सोचो कहाँ सुना है जंक्शन के बारे में आपने? जंक्शन के लिए सबसे जो फेमस हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है रेलवे जंक्शन। वही आपने मेरे ख्याल से जनरली सुना होगा जंक्शन के बारे में। भाई ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से पढ़ता हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर उनमें सबको ही जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ लॉ पता हो, ये भले सबको नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, रेलवे जंक्शन किसे बोलते हैं ये इंडिया में एक ऐसा आदमी भी जानता है अक्सर जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जिसको किरचॉफ लॉ याद नहीं होगा ना, उसको भी पता होता है कि रेलवे जंक्शन होता है। तो बेसिकली 2 तरीके के आपके पास रेलवे स्टेशन होते हैं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहां पर रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है लेकिन साथ में जंक्शन नहीं लिखा होता, और एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहां पर साथ में जंक्शन भी लिखा होता है। आप सोचिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा कैसे कि किसी एक रेलवे स्टेशन को आप सिंपल नाम से जानते हैं और किसी को आप लिखते हैं दिस जंक्शन, जैसे मैं बोलता हूं लखनऊ जंक्शन, लखनऊ जंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी एक दूसरे की, कोई एक मान लीजिए कि मेरे पास एक लक्सर एक जगह है, लक्सर भी छोड़िए, रुड़की, रुड़की आपने सुना होगा उत्तराखंड में, तो रुड़की जंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन लखनऊ जंक्शन था। क्या आप इस बात को इस बात से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि अगर एक बड़ा शहर है तो उसके साथ जंक्शन आ जाएगा और एक छोटा शहर होगा तो जंक्शन नहीं आएगा? क्या ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। जंक्शन का छोटे और बड़े शहर से मतलब ही नहीं है। चलिए मैं आपकी रेलवे की एक नॉलेज क्लियर करता हूं। एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं जो इंडियन रेलवे में काम करते हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ नॉलेज दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि जानना जरूरी है कि जंक्शन किसे बोला जाता है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे जंक्शन किसे जाना जाता है तो आप इसे रट तो लेंगे लेकिन लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए नहीं बताया क्योंकि रेलवे के बारे में सबको इतना नहीं पता होता, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज, ठीक है, कुछ हालांकि अब रिफॉर्मेशन हुए हैं, तो मैं आपको अपने प्रीवियस नॉलेज के बारे में बता रहा हूं कि जो पहले हुआ करता था उसमें हमारे पास आपको पता है नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 4 डायरेक्शन हो गई। एक मेरे पास हो गया नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया नॉर्थ वेस्ट, एक हो गया साउथ वेस्ट और एक हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। एक और है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रल। तो बेसिकली आपका जो रेलवे नेटवर्क है वो 9 जोन्स में बटा हुआ है। नॉर्दर्न रेलवेज, ईस्टर्न रेलवेज, सदर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे लिखा होता है, और एक्चुअली इंग्लिश में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है। जैसे साउथ ईस्ट रेलवे को लिखते हैं द पू। अब सोचिए क्या मतलब हुआ, द पू का मतलब हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब साउथ ईस्ट। तो ये रेलवे के 9 जोन्स हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है, कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कम से कम 2 डिफरेंट रूट्स को डिफाइन करेगा, जहां से कम 2 डिफरेंट रूट्स की लाइन जाएंगी, उसे रेलवे जंक्शन कहा जाता है, भले ही वो छोटा स्टेशन क्यों ना हो। तो एक छोटा स्टेशन भी एक रेलवे जंक्शन हो सकता है, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है लक्सर। हरिद्वार तो खैर अब जंक्शन हो गया है, लेकिन हरिद्वार से अगर आप 30 मिनट्स की दूरी पर अगर जाएं तो एक लक्सर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इतना छोटा है कि मतलब उसमें अच्छी फैसिलिटीज बनी है, कई बार रात को लाइट चली जाती है, ठीक है। अब तो खैर बेटर है कंडीशन, लेकिन मतलब ऐसा आपको लगेगा कि रात में ठहरते हुए डर लगेगा कि ऐसे बड़ा सुनसान सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन लक्सर जंक्शन है। जबकि पुराने टाइम पे हरिद्वार जंक्शन नहीं हुआ करता था, जबकि एक बड़ा स्टेशन था हरिद्वार, एक बड़ा शहर था। लक्सर छोटा सा शहर लेकिन जंक्शन, हरिद्वार बड़ा शहर लेकिन जंक्शन नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आता था कि एक्चुअली क्या है। देहरादून जो कैपिटल सिटी है उत्तराखंड की, वो जंक्शन नहीं है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा शहर जो कि कैपिटल है लेकिन वो जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से डिफरेंट रूट्स की रेलवे लाइन नहीं जाती है। देहरादून से जो ट्रेन चलेगी वो हरिद्वार होके ही जाएगी, उसको बीच में कोई रूट ही नहीं मिलता कि कहीं से वो अलग अलग रास्ते चली जाए। फ्यूचर में बन जाए अलग बात है। तो मतलब क्या हुआ, जंक्शन वो एक पॉइंट हो गया जहां से डिफरेंट रूट्स की लाइनें जाती है, रेलवे लाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो जंक्शन था, जो मैंने आपको करंट में बताया था, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर डिफरेंट ब्रांचेस जाएंगी, वायर्स हटाएंगे, कंडक्टर्स जाएंगे। वो डिफरेंट ब्रांचेस जो वहां से जाएंगी वो अलग अलग सर्किट को कंप्लीट करेगी। ये भी पॉसिबल है कि घूम के किसी एक सर्किट को लूप के फॉर्म में कंप्लीट करे, लेकिन ये पक्की बात है और 2 डिफरेंट कंडक्टर्स जरूर होंगे। तो अब आते हैं उसी मुद्दे पे। जंक्शन का मैंने मतलब बता दिया, जिस पॉइंट से आपके पास
रेलवे जंक्शन का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से आपको 2 या मोर देन 2 रूट्स की लाइनें निकलती हैं, ठीक है, ये 9 जोन से इनमें से कम 2 या उससे ज्यादा रूट्स की लाइनें निकलती हैं, तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब सुनिए, अब आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। ये तो जंक्शन की डिटेल थी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको एक बताया था कि ये मेरे पास एक तो ये था, एक बार यहां से आई, एक बार यहां से गई, यहां इसका कनेक्शन है, जोड़ रखा है उसको हमने, और दूसरा मेरे पास ये था, ये यहां है। मैंने बोला कि दिस इज नोड एंड दिस इज कॉल्ड जंक्शन। नोड एंड जंक्शन, यानी कि नोड वो पॉइंट हो गया जो दो डिफरेंट वायर्स के कनेक्शन से मिलेगा या दो वायर्स के किसी पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन जंक्शन होने के लिए कम से कम 3 रास्ते होने चाहिए। 2 होंगे तो नोड, और 3 होंगे तो जंक्शन। 3 से ज्यादा होंगे तो भी जंक्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। So if at a point we have 3 or more than 3 branches, it is called junction. And if it is having 2 branches, that is called a node. सिंगल ब्रांच को तो कोई जंक्शन होता ही नहीं, सिंगल ब्रांच में तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं बीच में, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बोलते। तो ये हो गया नोड और ये हो गया जंक्शन। इससे ज्यादा वायर्स आएंगी तो भी ये जंक्शन होगा, लेकिन कम से कम 3 जरूर होने चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, कुछ और हायर ऑर्डर क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर एक चीज आती है, उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में नोड सेलेक्ट किए जाते हैं। नोड का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जो कि टर्मिनल्स हो, कम से कम जहां पे 2 वायर ही हो, उनको हम नोड्स बोलते हैं। तो नोडल एनालिसिस जो है उसका कंसेप्ट भी कहीं ऐसे निकल के आता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नोड्स और जंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको बात करनी है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो रूल बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा रूल ये बोलता है कि एक वायर, अगर मान लीजिए करंट I1 यहां से आ रही है किसी एक वायर के थ्रू, एक दूसरी करंट आ रही है I2 यहां से, और एक तीसरी वायर पे करंट जा रही है I3, तो जंक्शन रूल ये बोलता है कि जितनी करंट जंक्शन पे आ रही है, सिंपल में नहीं पता रहा तो मैं आपको, जितनी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है वो है I1 प्लस I2, और जितनी करंट जंक्शन से बाहर जा रही है वो है I3। ये आपस में बराबर होते हैं। जितनी करंट आएगी उतनी चली जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना आया उतना चला गया, ठीक है। कंजर्वेशन है इसके अंदर, और कंजर्वेशन किसका, चार्ज का कंजर्वेशन, क्योंकि करंट का बनना चार्ज के चलने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये भी करेक्ट होगा कि नहीं, सोचो। अगर मैं इससे ये लिख देता हूं तो भी तो करेक्ट है। इसका मतलब है जितनी आई उतनी ही चली गई, ये तो था फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा क्या था, जितना भी इसके अंदर करंट ओवरऑल आती है, जंक्शन की तरफ आने वाली और जंक्शन से दूर जाने वाली, उन सबका सम 0 होता है। और सम 0 का मतलब क्या है, जितना आया उतना चला गया। 100 रुपए आपको मान लीजिए पा गए कहीं से, ठीक है, 100 रुपीज आपने देखा और रास्ते में जा रहे थे, 100 रुपीज का एक नोट मिल गया, बड़े खुश हुए भाई, क्या तो मजे आ गए, ठीक है। आपने 100 रुपीज का नोट अपनी पॉकेट में डाला, घर पहुंचे तो 100 रुपीज का नोट था ही नहीं। क्यों, क्योंकि पॉकेट फटी हुई थी। तो हुआ क्या, जितना आया उतना चला गया। आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। यही है, जितना आया उतना चला जाएगा, तो नेट कितना आएगा, 0। तो वही है हमारे पास कि जितनी करंट अगर आ रही है, यानी कि द सम ऑफ द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है, द सम ऑफ द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट मूविंग आउट ऑफ द जंक्शन। ये था ये। दूसरा मैं इसके हिसाब से बताऊं स्टेटमेंट, तो वो ये था कि द algebraic sum of all currents moving towards the junction and moving away from the junction is always 0। जितना आता है और जितना चला जाता है उसका सम 0 होता है। सम 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना आ रहा था उतना आ रहा था, अल्टीमेटली आंसर 0 आया, तो इसका मतलब ये निकल के गया कि आप कन्वेंशन यूज करेंगे। अब कन्वेंशन कैसे यूज किया आपने, इसके हिसाब से ये पता लगा कि I1 तो पॉजिटिव में था, I2 पॉजिटिव में था और I3 नेगेटिव में था। अब इसको, ये था इसका साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल है याद करने का। आप कुछ भी मान लो, कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि अगर वो आपके पास आए तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैक्सिमम लोग जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो मनी माइंडेड होते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। सबको अच्छा लगता है कि पैसे मेरे पास आए, और सबको बुरा लगता है जब पैसे चले जाएं। अगर मैं इन करंट को मनी मान लूं, पैसे मान लूं, तो अगर मनी मेरे पास आएगी पॉजिटिव है, और अगर वो मुझसे दूर चली जाएगी नेगेटिव है।
इसी तरीके से मनी को करंट से रिप्लेस कर दो। मैं हो गया जंक्शन, करंट मेरे पास आई पॉजिटिव डायरेक्शन, करंट मुझसे दूर चली गई नेगेटिव डायरेक्शन, यानी करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। बहुत सीधी सी बात है, अपने आपको जंक्शन मान लो, आपकी तरफ जो आ रहा है पॉजिटिव है, आपसे दूर जा रहा है नेगेटिव। आप मनी की जगह कुछ भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है कि आपके पास है पॉजिटिव, जो आपसे दूर जाएगा नेगेटिव। हम कहते हैं दोस्त है अच्छा है पास आएंगे पॉजिटिव, दुश्मन है दूर जा रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो राइट, इसी तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं, मतलब लर्न करना है कैसे भी। लॉ तो बहुत ही आसान है, मेन बात है कि वो याद कब तक रहेगा। ठीक है, राइट। तो चलिए अब जरा इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। इसका स्टेटमेंट ये था हमारे पास, the algebraic sum of total current coming towards junction and moving out from junction is always zero। ये था इसका थ्योरेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट इसका ये। अब मैं इसको कैसे लिखूं? इसको लिखने का तरीका ये कि इस डायग्राम के अगर मैं हिसाब से मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं I1 + I2 - I3 = 0। ये इस डायग्राम के हिसाब से हुआ। जो जंक्शन की तरफ आ रही है वो पॉजिटिव है, जो जंक्शन से दूर जा रही है वो नेगेटिव हो गया। इन सब का सम 0। अब दूसरी बात देखिए, इसी को मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ I = 0। स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, स्मॉल आई से अगर करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप स्मॉल आई लिख सकते हैं। और ये किसके लिए? समीशन ऑफ I = 0 फॉर अ जंक्शन, किसी जंक्शन के लिए जो सम ऑफ करंट था वो = 0। देखो समीशन ऑफ I = अगर मैं 0 लिख दूं तो एक जनरल बात हो जाती है दुनिया में हर चीज के लिए, लेकिन दुनिया में हर चीज के लिए ट्रू नहीं है। ये ट्रू है जंक्शन के लिए, जंक्शन पे जो करंट आती है उन सब का सम 0 होता है, जो आती है और जो जाती है उसका सम 0 होता है। इसलिए समीशन ऑफ I = 0 के साथ जंक्शन आप वर्ड यूज करें, दैट्स गुड। नॉर्मली आप क्या करते हैं, जब समीशन लगाते हैं तो आप कुछ ऐसा लिखते हैं ना, I = 1 to n समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे I लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है, कंडीशन बताती है कि समीशन किस केस में 0 है। इसी तरीके से हम ऐसा ना लिख के इसको सीधा सीधा मैं अगर जंक्शन लिख दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये 0 होता तो है, लेकिन किसके लिए? जंक्शन के लिए 0 होता है। ठीक है बेटा, अब बात ये है कि ये जो लॉ है वो किस और फॉर्म में बताया जा सकता है, प्लस वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। ऐसा कौन सा बेसिक लॉ है जिसके ऊपर ये लॉ काम करता है। ठीक है, उसको देखते हैं। इस लॉ की एक अदर फॉर्म थी, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन is equal to total current moving out of junction। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं मान लेता हूं कि I1 मेरे पास 4 एम्पियर की थी, I2 मेरे पास मान लो कि 1 एम्पियर की थी, तो 4 और 1 मिलके यहां चला गया मेरे पास कितना, ये टोटल मिलके 5 हो गया ना, तो 5 यहां से निकल भी तो जाएगा, नहीं तो जाएगा ही कहां, उसके पास ऑप्शन ही कहां है कहीं और जाने का, वो यहीं से निकलेगा। जितना आया 5 आया टोटल और 5 चला गया, तो कितना रह गया? 0 ही तो रह गया। इस जंक्शन के ऊपर कितना आया? 5 आया, 5 चला गया, मिनट 0 हो गया। ठीक है, तो टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन 4 + 1 5 is equal to total current moving out of the junction 5 एम्पीयर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से लॉ का कंजर्वेशन इसके साथ काम कर रहा है। तो उसी के साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेटा एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि किस लॉ के ऊपर किरचॉफ फर्स्ट लॉ काम करता है। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि द चार्ज कैन नीदर बी
created nor be destroyed, only it can be transferred from one to another object. दो वायर में करंट आई, चार्ज आया और एक वायर से चला गया तो चार्ज चला गया, जितना आया चार्ज उतना ही तो चला गया, जितने टाइम में आया होगा और जितने टाइम में गया होगा वो भी सेम होगा, तभी तो करंट सेम होगी, ठीक है। लेकिन करंट से भी ज्यादा बेसिक क्या है, वो है चार्ज, क्योंकि चार्ज की वजह से करंट फ्लो कर रही है, करंट की वजह से चार्ज नहीं फ्लो कर रहा, चार्ज की वजह से करंट फ्लो कर रही है, इसलिए बेस हो गया चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज का कंजर्वेशन ये कह रहा है कि जितने करंट की फॉर्म में चार्ज आया उतना ही चला गया, यानी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, only it is transferred from one place to another place. तो it is based upon law of conservation of charge, ध्यान रखना। कौन सा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि हमारा सेकंड लॉ क्या है। ये बहुत ढंग से सुनना है, क्योंकि जंक्शन रूल कुछ क्वेश्चन में आप लगा भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पर आपको जंक्शन रूल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। कंसेप्चुअली तो जरूरत पड़ती है, लेकिन हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ना बनानी पड़े जंक्शन रूल से। लेकिन जो हम अब पढ़ रहे हैं वोल्टेज लूप, वोल्टेज लॉ, जिसको हम लूप्स लॉ बोलते हैं, वो जो है वो तो आपको किरचॉफ लॉ में लगाना ही पड़ेगा। मतलब रेयर ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आपको लूप लॉ ना लगाना पड़े, लेकिन आपके पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ लूप लॉ लगा के सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अलग टाइप के होंगे, जिसमें हम बोलते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको जंक्शन रूल भी लगाना होता है। तो इसमें मैथमेटिक्स का एक मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा। मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाते। उसमें क्या होता है कि जब लूप बनते हैं, जब हम सर्किट बनाते हैं, तो उसके अंदर रिपीटिशन हो जाती है इक्वेशन की। जैसे मैंने लिख दिया अगर 2x + 3y, एक इक्वेशन ये थी, फिर मैं लिखता हूं 4x + 6y = 0। अब मैं कहता हूं इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए, निकलेगी? सोचिए। चलो, अगर आपको लगता है कि 0 से दिक्कत है तो कोई टेंशन नहीं है। 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। सॉल्व होंगे? नहीं होंगे, सॉल्व नहीं होंगे। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्लास 9 से पढ़ के आए होंगे शायद मैथ्स में आप। हम तब निकालते हैं, तब सॉल्व करते हैं when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आती है x और y की, लेकिन ऐसी कंडीशन में सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो जब भी आप लूप बनाएंगे, बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा ऐसे क्वेश्चन में फंस जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व ही करता रह जाएगा, घंटे भर लग जाएंगे, उसको सॉल्व ही नहीं होगा। जब भी आपको ऐसे, जब मैं यहाँ इक्वेशन बना सिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, कि जब हम इक्वेशंस बना रहे होते हैं, तो आपको अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करने का फायदा नहीं। और जब भी ऐसा मिल जाए आपको, तो आप एक बार जरूर समझ लीजिएगा कि वहां पे आपको जंक्शन रूल जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जंक्शन रूल लगाएंगे तो वो हमेशा बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ लूप ही बनाते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लूप्स को आप, ऐसी दो इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो वहां जंक्शन रूल लगेगा। ये एक हिंट है, क्वेश्चन से हिंट मिल जाता है कि यार ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब यार जंक्शन रूल पक्का लगेगा, तब आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा कैसे, लेकिन फिलहाल मेरी ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमसे सेकंड लॉ के, वोल्टेज लॉ। तो सेकंड लॉ आपके पास है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ which is known as voltage law। voltage law और which is also known as loop law। loops law भी बोल देते हैं, multiple number of loops, loop law। अच्छा, लूप का मतलब क्या होता है, सुना है कभी? लूप किसको बोलते हैं? चलिए पहले एक डायग्राम बनाता हूं, डिसाइड करिए। एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये था ए और ये था बी। अब मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में लूप कौन सा है, ए और बी में से लूप कौन सा है। लूप का मतलब जनरली हम कर्व समझ लेते हैं कि कोई कर्व चीज होगी तो शायद कोई लूप बन रहा हो, तरीके से नॉर्मली हम समझते हैं ऐसा। लेकिन प्रैक्टिकली लूप का मतलब क्या है? वैसे तो हम कभी क्लोज लूप की बात करते हैं, कभी अनक्लोज लूप की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहां जब हम किरचॉफ लॉ की बात कर रहे हैं तो वहां लूप का मतलब क्या होता है? वहां लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। अब आप मुझे बताइए कि ए और बी में से कौन सा लूप हो सकता है? सोचो जी, कौन सा लूप हो सकता है ए और बी में से?
ए, करेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए जो है उसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं से उसको बंद कर दिया, पूरा बंद हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जांपल होगा इसका? क्या मैं बैंगल को लूप कह सकता हूं? चूड़ी को कह सकता हूं अगर उसकी फिनिशिंग अच्छी है तो। देख लो, मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दी, बहुत ढंग से देखा है मैंने चूड़ी। जब हम पढ़ा रहे होते हैं, एग्जांपल दे रहे होते हैं, तो देखो यही तो एनालाइजिंग पावर होती है। एक कॉमन पर्सन की और एक टेक्निकल बंदे में इतना ही अंतर होता है। कॉमन पर्सन चूड़ी को देखता है, अच्छा जी राउंड है, ठीक है, खत्म कहानी। टेक्निकल बंदा क्या करता है, अच्छा राउंड है, अरे बीच में जॉइंट भी है, इसी तो टेक्निकल कहते हैं। वो जो जॉइंट है अगर उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो आपको उसका एंड और स्टार्ट नजर नहीं आएगा, तो ये लूप है। अगर बीच में जरा सा भी गैप नहीं है तो। रिंग बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जो कड़े होते हैं ना हाथ में पहनने वाले, वो बड़े अच्छे एग्जांपल है। कड़े भी दो तरीके के होते हैं, एक वो होता है जिसमें ऐसे करके इसका आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल राउंड होता है, उसका कोई जॉइंट नहीं होता, वो एक लूप है। एक अजीब सा एग्जांपल है, बहुत अजीब सा एग्जांपल हो सकता है, शायद कहना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूं इसलिए क्योंकि एग्जांपल तो एग्जांपल ही है। मेरी सोच तो भाई यूनिवर्स में कहीं भी आ सकती है और आपकी भी। एक एग्जांपल लो, फांसी का फंदा। मैं जानता हूं एग्जांपल बहुत नेगेटिव है, लेकिन हम नेगेटिव नहीं ले रहे, हम फांसी के फंदे को उस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जांपल के लिए। क्या वो एक लूप है? सोचिए, होगा या नहीं होगा? अगर वो क्लोज लूप ना हो तो वो बंद कैसे सकता है? उसे बांधना होता है ना, वो पूरा तो तभी बंधेगा ना जब वो बंद हो जाएगा। भले वहां पे एक जॉइंट लगा हुआ है, लेकिन ये पक्की बात है उसमें कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं है कि दोनों के रास्ते के बीच में से कोई ऐसे करके निकल जाए। अगर ये मेरे पास इस तरीके से है तो ये ऐसा बंद है पूरा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई गैप और यहाँ से कोई निकल सकता है, नहीं नहीं, बंद है पूरा, लूप है। और लूप होने के लिए ध्यान रखना, इस बात की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती या कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि वो सर्कुलर ही होना चाहिए। वो चाहे ओवल शेप हो, सर्कुलर हो, इरेगुलर शेप हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, बंद होना चाहिए। यानी कि ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, इवन ये भी एक लूप है। जो भी रास्ता पूरा बंद होगा वो एक लूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा? तो हम बात कर रहे हैं वोल्टेज लॉ की, जिसको लूप लॉ बोलते हैं। इसका मतलब जो मैं बताऊंगा वो लूप के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ लूप के लिए। ठीक है ना? यानी कि ये लॉ सिर्फ लूप में ही लगता है। लूप भी कैसा है? क्लोज लूप बेसिकली। इसको और डिफाइन करने के लिए और पर्टिकुलर करने के लिए हम क्लोज लूप वर्ड यूज कर देते हैं कई बार। तो क्लोज लूप का मतलब यहां इसी रूप से। ठीक है? तो अब सुनिए जरा इसको क्या कहता है लॉ। ये लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई सर्किट है, कैसा? एक बड़ा सिंपल सा सर्किट बता रहा हूं, ऐसा। पहले मीनिंग समझते हैं। ये एक सिंपल सर्किट है। सेल के पास होगा अपना एक ईएमएफ, ठीक है? यहां पर क्या होगा? एक करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहां जो वोल्टेज आई वो होगी V = IR। एग्री करते हैं इस बात से? ओम्स लॉ ये बोलता है कि जहां की जो करंट है और यहां का जो रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां की वोल्टेज निकल जाएगी। अगर ईएमएफ 5 वोल्ट है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पूरी 5 वोल्ट ही जाएगी। क्यों जाएगी? ये इसलिए जाएगी क्योंकि इसका कोई भी पार्ट बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। 5 निकले और 5 पूरे यहां पहुंचे, कहीं भी कोई कंजम्पशन नहीं हुआ और कहीं किसी और जगह कंज्यूम नहीं हुआ। वो जितना यहां से गया उतना ही पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेट जो था जितना यहां से पहुंचा जितना वहां पहुंच गया। तो अगर मैं बोलूं कि एक्चुअली बचा कितना, 5 यहां से आए और 5 यहां पहुंच गए, कितने बचे? कितना बचा इसके पास? 0। कैसे 0 बचा? एक्चुअली 0 ऐसा नहीं कि इसके पास 0 नहीं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 0 है। इन दोनों का डिफरेंस 0 है। मतलब ये हुआ कि ये लॉ सिंपल ये बोलता है कि किसी क्लोज लूप के अंदर द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। डेल्टा V इज इक्वल टू, यानी कि समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 टेक्निकली। और ध्यान रखना डेल्टा V निकालने का मतलब होता है कि दो पोटेंशियल्स को माइनस करना है। तो अगर मैं यहां दो पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो एक ये हो गया मेरे पास, ईएमएफ को पोटेंशियल की तरह ले सकते हैं कब? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा तो E = V + IR, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो E = V + IR में अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर दूं, मान लो कि इस सेल का रेजिस्टेंस नहीं था कुछ भी, तो E = V आएगा ना। अब मैं बोलता हूं कि भाई E और V का मुझे डिफरेंस बताओ, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं सीधा सीधा E - V करूंगा तो 0 आएगा ना। 5 - 5 = 0। तो मीनिंग क्या निकला? मीनिंग बहुत सिंपल सा निकला कि अगर मुझे क्लोज लूप मिल जाए
तो उसके अंदर जितने भी वोल्टेजेस होंगे उनका अल्जेब्रिक, उनके वोल्टेज का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनका अल्जेब्रिक जीरो होगा। जितने भी होंगे सबको मिला के अल्टीमेटली जीरो आना है। और अल्टीमेटली जीरो कोई चीज तभी आती है जब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हो। अब इसे पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है उसको साइन कन्वेंशन से सीखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं आपको, उसको आप ढंग से लिखिए, और इसके जो और एस्पेक्ट्स हैं पहले वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो सुनिए, सबसे पहली बात, इन अ लूप, या मैं क्लोज लूप अगर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इन अ क्लोज लूप द algebraic sum of all potential difference is equal to zero। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो जीरो के बराबर हो जाएंगे, उनका सम जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं ईएमएफ और सेल और रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज की बात करूं तो इसी को हम एक चीज और तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं ईएमएफ को भी इंक्लूड करूं इस डेफिनेशन के अंदर, किया जा सकता है कि द इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज ऑलवेज जीरो। ऑल ईएमएफ का मतलब सेल के अक्रॉस ईएमएफ और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, इन सबका जब मैं सम करूंगा पूरे क्लोज लूप के अंदर तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। ये है इसका मतलब। अब ये जीरो किस तरीके से आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसका स्टेटमेंट है। अब लिखेंगे कैसे, समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। कैसे, यहां लिख देता हूं, ये जो मैंने बना रखा है ना, ये क्या बताता है, ये बताता है क्लोज लूप। क्लोज लूप होगा तो डेल्टा वी का सम जो होगा, समीशन ऑफ डेल्टा वी, वो जीरो होगा। आप अगर बहुत टेक्निकल ना जाना चाहें, आपको लग रहा है ऐसा कि भाई ऐसा नहीं लिखते, तो क्या करो, समीशन ऑफ, मैं लिख देता हूं डेल्टा वी इक्वल टू जीरो और यहां लिख दीजिए क्लोज लूप, जैसे हमने पिछली बार जंक्शन लिख दिया था, इस बार क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप की कंडीशन में समीशन ऑफ डेल्टा वी जीरो होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, राइट। ये पता लग गया। पिछले वाले केस में क्या किया था, सारी करंट्स का सम जीरो, इसमें क्या किया, सारे वोल्टेज का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो। ध्यान रखना, पोटेंशियल का सम जीरो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि कुछ पॉजिटिव होंगी वोल्टेजेस, कुछ नेगेटिव होंगी, उनका जो सम होगा वो जीरो होगा। अब वो कैसे आएंगे हम आगे देखेंगे। अब एक चीज कि इसके ऊपर कौन सा कंजर्वेशन का लॉ है, किस लॉ के कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, रट भी लोगे, ठीक है, बच्चे रट भी लेते हैं, लेकिन मेन बात यह कि ऐसा ही क्यों हुआ, पहले मैं लिख देता हूं फिर सोचते हैं कि एक्चुअली यही लॉ क्यों हुआ इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट लॉ जो था, जो जंक्शन लॉ था, वो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था, और मैंने बताया कि चार्ज ही क्यों आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों आया, क्योंकि करंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि ये किस चीज के ऊपर कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस लॉ is based upon law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है। अब सोच के बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये अगर बेस्ड क्यों होगी, ऐसा क्या है कि मैंने एनर्जी की बात करी यहां पर। पिछली बार करंट थी, मैंने चार्ज की बात करी, इस बार ऐसा क्या है कि मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। पता है इस सर्किट में क्या है, अगर इस सर्किट में बैटरी को नहीं जोड़ूं, ऑफ रखता हूं, तो क्या इस पूरे रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सोचिए, क्या इस ये जो कॉपर वायर यहां होगी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है यहां पे, क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल है। जब इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये क्यों नहीं चल रहा, क्यों करंट नहीं फ्लो कर रही, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी बात उनको यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए जो रेजिस्टेंस है ना वो रोक रहा है,
एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखा है रेजिस्टेंस की, ना जाने नहीं दूंगा, दम है तो निकल, दम नहीं है तो नहीं जाएगा। अब वो जो दम है, आपके अंदर जो दम है उसे क्या बोलते हैं आप? आपके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जो आपका दम कहलाएगा? आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आप सोच के देखिए कि किस दिन अगर मान लीजिए कि आपने या 2 दिन तक आपने खाना नहीं खाया तो आप कहेंगे यार दम नहीं है, बिल्कुल ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? एनर्जी नहीं है भाई। और जिस दिन ढंग से खाना खा रखा है, महसूस कर रहा है फिट, बिल्कुल सारे का सारा न्यूट्रिशन ढंग से अब्सॉर्ब हो रखा है, उस दिन यार आज करते हैं काम, एनर्जी आई, दम आया। बात वही है। यहां पर क्या होगा, ये जो सेल दिख रहा है ना आपको, सेल, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को वो दम देगा, वो पुश देगा कि जाओ बेटा बढ़ जाओ, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाओ। और रेजिस्टेंस को यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करके तब जाएंगे जब उनको दम मिलेगा। और वो दम कहां से आया, वो जो पुश था वो कहां से आया? वो आया किसी एनर्जी से। और वो एनर्जी कहां थी? वो एनर्जी थी ये सेल या बैटरी, ये पुश देगी एनर्जी के साथ। और क्योंकि एनर्जी की वजह से ही लूप के अंदर पूरी की पूरी करंट चल रही है, इसीलिए चार्ज होने के बावजूद चार्ज तो मूव भी कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, चार्ज तो यहां भी कंजर्व रहेगा, लेकिन क्योंकि उस चार्ज का मूवमेंट जो है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है ये सेल। और वो सेल एनर्जी से पुश कर रहा है उसको, यानी कि एनर्जी अपनी दे रहा है तभी तो आगे पुशिंग जा रही है, यानी एनर्जी बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती चली जा रही है। तो क्योंकि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉजिक जो था पुशिंग का, वो एक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये लॉ जो है लूप में करंट के फ्लो करने का लॉ, क्योंकि अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगी। वोल्टेज बनेगी ही तब जब करंट फ्लो कर रही हो। और करंट फ्लो कराने के लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर है वो है सेल। और सेल क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो मूव करें इवन अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ठीक है बेटा, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है वो एनर्जी का है। ओके जी, पता लगी बात? अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास 2 लॉ हो गए। अब मैं इसका साइन कन्वेंशन आपको बताता हूं। आज मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर जबरदस्त वाले न्यूमेरिकल्स, मजा आ जाएगा लिटरली। ठीक है, तो चलिए पहले साइन कन्वेंशन बताता हूं, ढंग से याद रखिएगा। साइन कन्वेंशंस फॉर लूप लॉ या लूप्स लॉ, कुछ भी। एक बात ध्यान रखेंगे, इससे पहले कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन हो, मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा। एक अलग चीज बताऊंगा जो हो सकता है कि आपको बिल्कुल उल्टी नजर आएगी। उल्टी कैसे? आप अगर प्रदीप और एस एल अरोड़ा बुक पढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस बुक है, अक्सर पूरी जनता इसको पढ़ती है, आपको दोनों में, आपको रूल्स में डिफरेंस मिल जाएगा। रूल्स में डिफरेंस कैसे मिल जाएगा? एक कन्वेंशन आपको कुछ अलग बताएगा, एक कन्वेंशन कुछ अलग बताएगा। इस किरचॉफ लूप लॉ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात यह है कि जो मैं आपको साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं वो इसलिए मैं, और वो साइन कन्वेंशन मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि वो इजीली लर्न होते हैं। अगर आप उसके ठीक उल्टे साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे तो भी आपका आंसर हमेशा सही आएगा। इसलिए इस बात की टेंशन मत लेना। हो सकता है आपको, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पॉसिबल है, अगर स्पेशली एस एल अरोड़ा देखेंगे और आप मेरी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि सर ने साइन कन्वेंशन उल्टा बता दिया। नहीं, वो भी सही है। साइन कन्वेंशन के पीछे यहां कोई लॉजिक नहीं है कि इस लॉजिक के बेस पे साइन कन्वेंशन ये है। ठीक है, जैसे लाइट में होता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे के अगर आप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। यहां हम अपनी कन्वीनियंस के लिए साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप साइन कन्वेंशन ठीक इसके उल्टे भी पढ़ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, फिर कुछ भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, फिर सारा बिल्कुल उल्टा होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, तो भी आपका आंसर सही जाएगा। बस ये साइन कन्वेंशन मैं वही यूज कर रहा हूं जो मैक्सिमम बुक्स में, अच्छी रेपुटेशन वाले बुक्स में है, वो मैं यूज कर रहा हूं। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि इससे लर्निंग इजी होगी, उसे आप कर पाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, इस साइन कन्वेंशन से किरचॉफ का कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर रॉन्ग हो तो बेटा आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा नहीं होगा। लेकिन इसी साइन कन्वेंशन से मैं इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं होती, किरचॉफ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। बढ़िया है, बिल्कुल इट इज वेरीफाइड, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको जिस तरीके से लर्न हो जाए, मुद्दा है लर्न करने का, या तो आप ये याद करें या ठीक इसका उल्टा, तो आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, अब जो आपको इजीली लर्न होता है आपको वो करना है। ठीक है, तो देखिए मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर लूप में चलते रहे, देखो ये लूप में है मेरे पास, ये एक लूप है। अब लूप में मैं 2 तरीके से चल सकता हूं, या तो मैं इधर से इधर की ओर चल सकता हूं,
या मैं लूप में इधर से इधर, ये तो मेरे पास था, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। ये ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, चलना है ना, मूव करना है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और ये मेरे पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि लूप में आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका भी कोई साइन कन्वेंशन नहीं कि किधर चलना है, इसको भी अपनी तरफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अगर आप लूप में चल रहे हैं किसी भी तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो पहली बात, अगर आप लूप में ऐसे जा रहे हैं, इधर ये हो गई डायरेक्शन इन लूप, और करंट भी अगर ऐसे जा रही है, आप लूप में मान लीजिए ऐसे चलते हैं, ये डायरेक्शन इन लूप हो गई, और करंट भी अगर ऐसे ही चल रही है, तो करंट को आप पॉजिटिव ले लीजिए। जिस डायरेक्शन में लूप चल रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि आपकी सीधी डायरेक्शन में करंट भी उधर ही चल रही है, पॉजिटिव, आई पॉजिटिव, ये हो गया। सेकंड, आई नेगेटिव कब आएगा, आप लूप में इधर चल रहे हैं, डायरेक्शन इन लूप में अगर आप ऐसे चल रहे हैं और करंट उल्टा आ रही है, आप लूप में ऐसे चल रहे हैं, करंट उल्टा आ रही है, तो क्या होगा भाई, करंट अगर अपोजिट आ रही है तो नेगेटिव मान लोगे ना, तो आप इधर चल रहे हैं, करंट इधर आ रही है, नेगेटिव हो गया, माइनस का लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो, बस 4 बातें सीखनी है आपको। थर्ड मेरे पास क्या है, मेरे पास थर्ड ये है कि अगर सेल को, अब देखो यहां पर आपको ये जो मैं 4 आपको बता रहा हूं, यही आपको आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं, आप इसको लर्न कर लीजिए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा किरचॉफ लॉ का जो नहीं होगा, जैसा ही गारंटी हो। यहां से यहां तक ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर आप लूप में इधर चल रहे हैं, डायरेक्शन इन लूप, अगर आप लूप में ऐसे चल रहे हैं कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस का ईएमएफ, ईएमएफ का साइन जो सेल का है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो प्लस हो गया। फोर्थ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आप डायरेक्शन ऑफ लूप में ऐसे जा रहे हो, लूप में ऐसे जा रहे हो, डायरेक्शन इन लूप, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया माइनस का ई, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। तो एक बहुत सीधी सी बात है, लूप में चलते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ गया, फिर नेगेटिव आया प्लस का ई, नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ गया, फिर पॉजिटिव आया माइनस का ई, और कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने आपको कहा है, आप अगर एसएल ओरडा देखेंगे तो आपको उल्टा मिलेगा, तब भी टेंशन नहीं। अब आप सोच के देखिए, मुझे पता है वो कुमार लिखा है ऐसा और वैसे उसका उल्टा है, लेकिन फिर भी मेरे को टेंशन क्यों नहीं है, और फिर भी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कन्वेंशन को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, और क्योंकि इससे आपका कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है, और साइन कन्वेंशन का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने बताया ना कि लाइट में तो लॉजिक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट में नेगेटिव लेना है, लेकिन यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं तो लूप में क्लॉकवाइज भी चल सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता हूँ, तो मेरी इच्छा है। तो साइन कन्वेंशन भी आप इस तरीके से लें, या तो ऐसे लें या फिर ठीक इसके उल्टे, उल्टे भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन ध्यान रखना, या तो आपको एग्जैक्टली ये याद होना चाहिए जो मैंने बताया, या फिर ठीक इसका उल्टा, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर आपको ठीक इसका उल्टा भी अगर आपको याद है तो भी आपका आंसर सही आएगा। उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर मैं लिखता हूं प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन थी, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस का 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिखूं तो क्या ये गलत है? सोचिए, ये भी सही है, लेकिन साइन तो उल्टा है, फिर सही क्यों है? राइट हैंड साइड में है 0, माइनस कॉमन ले लूंगा ना तो ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली बन जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे कि आपने मैं लिखा 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0 और माइनस का 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आंसर सेम ही आना है, इसलिए आना है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो आंसर सही नहीं आएगा, करेक्ट है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप यही तो पढ़ रहे हैं कि द अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में तो मुझे 0 ही लिखना है। तो अगर मैं इसको यूज करूं या माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही तो इक्वेशन आएगी, तो सही है ना। तो इसलिए मैथमेटिकली कोई गलती नहीं होती, लॉजिक तो साइन कन्वेंशन का था ही नहीं, मैथमेटिकली वो रॉन्ग हो नहीं रही तो आंसर गलत क्यों आएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने कहा कि इसको याद करना आसान है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब कैसे आसान है भाई, मैं तो आपको वही बताऊंगा जो याद करना आसान होगा।
मैं आपको रटवाना नहीं कि बेटा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, मैं आपको बताता हूँ आसानी कैसे इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। भाई मैंने भी तो कभी इसको याद किया होगा, तो मैंने भी तो सोचा होगा ना कि मैं अपने शॉर्टकट कैसे बनाऊं कि मुझे याद रहे। ठीक है, करंट इधर जा रही है, आप भी इधर ही जा रहे हैं, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं ऐसे ही जा रहा हूं, करंट मेरी तरफ आ रही है उल्टा। उल्टे आने को नेगेटिव तो बोलते हो, तो आप लूप में इधर जा रहे हैं, करंट उल्टा आ रही है नेगेटिव। याद हो गया? अब इसके बाद करते हैं। सेल में गया, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आ गया, तो पहले पॉजिटिव मिला तो प्लस का ही लिख दिया, पहले नेगेटिव मिला तो माइनस का ही लिख दिया। जो पहले मिला उसके हिसाब से हमने सोच लिया। भाई एक चीज आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि पॉजिटिव में मिला है, प्लस ही हो गया। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि नेगेटिव में मिला तो माइनस का ही हो गया। हो गया लर्न? बस ये चार ही आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं और लूप लॉक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब इन साइन कन्वेंशन को यूज कैसे करना है नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होंगे, और बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है और आप बहुत अच्छी तरीके से आज की सारी चीजें रिवाइज करिएगा। इसके ऊपर जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, मजा आता है यार, ये ऐसा टॉपिक है ना कि मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा बहुत। ठीक है, और बहुत जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।